आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक पहली क्लास या कह सकते हैं बिल्कुल मेडल क्लास आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं लेके। और काफी बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी और काफी सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर यूट्यूब पर क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज के सेशन में आप लोगों के लिए हम बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब जो है वो सेशन लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। और उसके अलावा जो है वो आज की जो क्लास है आपने थंबनेल देख लिया होगा। ये क्लास शुरू हो रही है DSSB TGT उर्दू के रिगार्डिंग, जिसे हम लोग ड्रीम बैच कहते हैं। जैसे कि गुज़िश्ता साल भी ड्रीम बैच था और इस साल भी जो है वो ड्रीम बैच 2.0 जो है वो हम लोग लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए। पिछले साल काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ये पूरी प्रक्रिया या पूरा जो फ्लैशबैक है वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। हालांकि अभी ज्वाइनिंग बाकी है, जैसे उसकी ज्वाइनिंग आएगी तो इंशाल्लाह जो इस साल सिलेक्ट हुए हैं बच्चे उन सबके जो है वो इंटरव्यूज और उनका एक्सपीरियंस और उनकी स्ट्रेटेजी सारी जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर की जाएगी। हालांकि कुछ बच्चों ने शेयर कर भी दिए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा और उनसे जो है वो आपने सीखा भी होगा। इस बार जो है वो TGT उर्दू मेल और फीमेल दोनों में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं और उसी के लिए हम लोग जो है वो आज बिल्कुल इब्तिदा से जो है वो क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा क्लास है या आज की जो हमारा सेशन है उसको जो है वो शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें जो है वो उसकी प्रस्तावना, उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि, जिसे हम लोग उर्दू में तारीख कहते हैं, वो हमें जो है वो पढ़नी होती है। कि जैसे आपने पता होगा, आपने सुना भी होगा कि दरख्त पर जो है वो फल लगते हैं या दरख्त पर जो है वो बहुत सारे फूल लगते हैं। तो वो फूल एकदम से नहीं होता है या पेड़ जो है वो एकदम से नहीं बनता है। पहले उसका जो है वो बीज बनता है और वो बीज कहाँ पैदा होता है, कहाँ से जो है वो उसका आगाज होता है, कैसे वो परवान चढ़ता है, यानी कि कैसे वो इर्तिका करता है स्टेप बाय स्टेप। तो उसी लिहाज से आज की जो सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि उर्दू जबान कैसे पैदा हुई, कहाँ उसका इर्तिका हुआ, किस तरीके से ये बर्रे सगीर के इलाकों में जो है वो बोली गई और कैसे ये जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुई। सारी चीजों पे हम लोग जो है वो गुफ्तगू करेंगे। बड़े इत्मीनान से आप लोग बैठ जाइए, कॉपी कलम किताब जो भी आप लोग लेके बैठते हैं उसे बैठिए और नोट्स बनाने जो है वो शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज से जो आपकी क्लास होगी, जो आपका ड्रीम है वो इंशाल्लाह हमारे साथ मुकम्मल होगा और हम लोग जो है वो पूरी उम्मीद करेंगे कि आपके जितना भी ख्वाब है वो सारा जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो हिंद आर्याई की तारीख जो है वो पहला टॉपिक है। आपने निसाब देखा होगा, नहीं देखा है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा, आप वहां जाकर जो है वो देख सकते हैं। DSSB TGT उर्दू का जो है वो अपडेट सिलेबस है, वो भी उसके बारे में हमने जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंद आर्याई की तारीख, या हम लोग कह सकते हैं उर्दू जबान की मुख्तसर तारीख भी हम लोग कहते हैं, या कदीम हिंद आर्याई की तारीख भी हम लोग जो है उसे कहते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो हिंद आर्याई की तारीख जो हमारा पहला टॉपिक है आज के सेशन में। तो हिंद आर्याई की तारीख या हम लोग उर्दू की मुख्तसर तारीख जिसे हम लोग कहते हैं, वही जो है वो आज हमें जो है क्या करनी है, कवर करनी है। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके जो है हमें तह तक जाना होता है, उसकी गहराइयों में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंद आर्याई की तारीख कहाँ से शुरू होती है और उसका जो है वो आगाज कहाँ से होता है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि उर्दू जो हमें जबान पढ़नी है उसके ताल्लुक से। तो उर्दू जो जबान है वो तुर्की जबान का लफ्ज है, क्योंकि उर्दू जो है वो तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं लश्कर के या फौज के, जिसे हम लोग आर्मी या सेना कहते हैं। लश्करी और फौजी जबान जो है वो उर्दू के मायने हैं, वो इसलिए क्योंकि उर्दू में जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ जबानों के क्या लिए गए हैं, अल्फाज लिए गए हैं। अरबी के हैं, फारसी के हैं, हिंदी के हैं और उर्दू के अपने खुद के हैं। तो इसलिए इसको लश्करी या फौजी जबान कहा जाता है। उर्दू का आगाज जो है वो सबसे पहले हम बता दें कि हिंदुस्तान में हुआ है और ये जो है वो हिंदुस्तान की ही क्या है, जबान है। ये गैर मुल्की जबान नहीं है, यानी कि विदेश की नहीं है, ये हमारे अपने मुल्क, अपने वतन, मुल्क हिंदुस्तान की क्या है, जबान है। उर्दू जबान का लफ्ज का जो जिक्र है सबसे पहले वो किया था मुगलिया बादशाह बाबर ने। आप लोग जानते हैं हमारे देश पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने राज किया, उसमें एक
मुगल शासक भी आते हैं या मुगलिया दौर भी आता है, और मुगलिया दौर का संस्थापक या मुगलिया दौर का फाउंडर जो किसको माना जाता है, जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। तो उसी ने जो है वो सबसे पहले उर्दू लफ्ज का जो है वो जिक्र किया है। कहां पर जिक्र किया है, अपनी किताब जिसको हम लोग तुजुके बाबरी कहते हैं, लेकिन उसका जो है वो रूपांतरण या उसका ट्रांसलेट या उसका तर्जुमा है बाबरनामा। तो बाबरनामा में अकबर, सॉरी माफ कीजिएगा, तो बाबरनामा में जो है वो सबसे पहले बाबर ने जो है वो जिक्र किया है उर्दू लफ्ज का। ये सिर्फ जिक्र किया है, इसके बारे में तफसील नहीं की गई है। हालांकि जीएस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी 20 नंबर की जीएस भी आती है कि उर्दू जबान का लफ्ज किसने सबसे पहले जिक्र किया गया है, तो मुगलिया बादशाह बाबर ने अपनी तसनीफ बाबरनामा में किया। और बाबर को जो है वो मुगलिया सल्तनत का या मुगलिया दौर का संस्थापक माना जाता है। उर्दू में बात करें, बाकायदा तौर पर उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले गुलाम हमदानी मुसहफी ने किया था 1750 में, यानी कि 1750 में उर्दू लफ्ज का बाकायदा जिक्र किया है किसने, गुलाम हमदानी मुसहफी ने। और इस जबान को यानी कि उर्दू जबान को जो सरकारी दर्जा मिला है वो मिला है 1832 में, जब मैकाले मिनट आया था। आपको मालूम होगा कि मैकाले मिनट 1835 में आया, लेकिन उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो पश मंजर है वो 1832 में लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। इससे पहले जो सरकारी जबान थी वो फारसी थी, और बाद में चल के इसे जब 1832 में क्या अपना लिया गया, 1832 में उर्दू जबान जो है वो सरकारी जबान बन गई। और इसी के 3-4 साल बाद यानी कि 1836 या 1837 में उर्दू का पहला अखबार ज़ेरा अखबार लिखा गया मौलवी मोहम्मद बाकिर ने, और ये जो है वो दहली अखबार या उर्दू दहली अखबार के नाम से जो है वो शाये हुआ। इससे पहले जो है सरकारी जबान फारसी थी। तो ये हमने जो है वो कुछ छोटी छोटी बातें नोट की है, छोटी छोटी बातें लिखी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग छोटी छोटी चीजों को ही क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जबान कहते किसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जबान में और जुबान में। तो यहाँ पर जो जबान है वो हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, और हमारा कम्युनिकेशन का एक क्या है, प्रकार है, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ये हमारी जबान होती है। उस जबान को प्रेजेंट करने के लिए, उस जबान को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जुबान का, जिसे हम लोग अपनी टंग कहते हैं या जिसे हम लोग अपनी जीभ कहते हैं। तो जबान ये जबान होती है जो लिखी हुई है, जुबान वो जिससे मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी जुबान है। तो जबान जो है वो आवाज और अल्फाज का क्या है, मजमुआ है। जबान हमारे एहसासात, जज्बात और ख्यालात को अदा करने का एक वसीला है, यानी कि एक सोर्स है, एक जो है वो संप्रेषण जिसे हम लोग कह सकते हैं, कम्युनिकेशन है, अदा करने का एक वसीला है। माहिर लिसानियात ने दुनिया की तमाम जबानों को मुख्तलिफ खानदान यानी कि 8 खानदानों में तकसीम किया है। और ये माहिर लिसानियात ने जो 8 खानदानों में तकसीम किया है, ये किस जेरे असर किया है या किस तरीके से किया है, वो किया है लिसानी मुताले के बाद, यानी कि लिंग्विस्टिक जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो लिंग्विस्टिक के एतबार से जो है वो माहिर लिसानियात ने दुनिया की तमाम जबानों को 8 खानदानों में जो है वो तकसीम किया है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है सामी, जिसमें अरबी और फारसी जबान आती है। सामी जो है वो एक खानदान है, और इन 8 खानदानों को जो तकसीम किया है उस राइटर का या उस माहिर लिसानियात का नाम है गैरीसन। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या नाम है, गैरीसन। तो सबसे पहले हमारे पास सामी है, अरबी और फारसी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है हमारे पास हिंद चीनी, तीसरा है द्राविड़ी जिसमें 2 जबान आती है, तमिल और तेलुगु। इसके बाद मुंडा, 5वां अफ्रीका की बांतु, 6ठी जो है अमरीकी, 7वीं है मलयाई और 8वीं है हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी को हम लोग हिंद ईरानी या हिंद आर्याई के नाम से भी जो है वो जानते हैं। हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी या हिंद आर्याई कैसे बनी वो भी हम लोग जो है वो आगे आने वाले सेशन में जो है वो करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर इनका एक तारुफ जो है वो आप लोगों का पेश करा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंद यूरोपी या हिंद ईरानी या हिंद आर्याई के नाम से जो है वो जानी जाती है उर्दू जबान। और उर्दू का जो ताल्लुक है वो हिंद यूरोपी खानदान से ही है। ऑप्शन में हिंद यूरोपी आ जाए, हिंद ईरानी आ जाए या हिंद आर्याई आ जाए, तभी आपको जो है वो सेम एक ही आंसर लगाना है। अब यहाँ करते हैं, अगली लाइन में यही लिखा हुआ है कि उर्दू हिंद आर्याई खानदान की जबान है। हिंद आर्याई की जबान आ सकती है या हिंद ईरानी या हिंद यूरोपी, सारी बातें जो है वो एक ही है। उर्दू इसी खानदान की जबान है। और इन 8 खानदानों में जो सबसे बड़ा खानदान है वो कौन सा है, हमारा
हिंद आर्याई या हिंद यूरोपीय जो है वो खानदान है। इसके अलावा उर्दू और हिंदी का जिस खानदान से ताल्लुक है वो हिंद यूरोपीय है। उर्दू के साथ साथ हिंदी का ताल्लुक भी जो है वो इसी खानदान से है। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कदीम हिंद आर्याई, वहीं पर आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से फिर मगरबी बोलियां और फिर उसके बाद जो है वो ये कैसे जबान है। इसके बाद आर्यों की आमद कब और कैसे हुई, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। हालांकि ये जीएस वाले पोर्शन में पढ़ा जाता है, लेकिन उर्दू की जो पृष्ठभूमि है, उर्दू का जो पश मंजर है, वो हमारा जो यहीं से शुरू होता है। हिंद आर्याई में जो है वो आर्य कब आए और कब नहीं आए। यहाँ पर आपको मालूम होगा, आपने तारीख पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, 2500 ईसा पूर्व, यानी कि जब हम लोग इतिहास देखते हैं, तारीख देखते हैं, उसको जो है वो अलग अलग इदवार में जो है वो तकसीम किया जाता है। लेकिन जो बाकायदा तौर पे इतिहास है, जिसे हम लोग ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं, जिसके हमारे पास नमूने हैं, जिसके पास हमारे प्रमाण हैं, जिसके लिए हमारे पास जो है एविडेंस है, उसको ही हम लोग क्या मानते हैं, इतिहास मानते हैं। इससे पहले का जो इतिहास है उसके बारे में जो है वो अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक इतिहास काल कहते हैं, प्राग्ञ आधुनिक इतिहास काल कहते हैं, और फिर ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर ऐतिहासिक काल को जो है 3 इदवार में तकसीम किया जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन काल में ही जो हमारी डायनेस्टी शुरू होती है वो शुरू होती है वैदिक सभ्यता से, जो पहले होती थी। लेकिन 1921 और 1922 में रखलदास बैनर्जी और रामदयानी साहनी ने जो है वो 2 सभ्यता की क्या की, इन्वेंशन किया, यानी कि 2 सभ्यता की खोज की, जिसमें आपने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदारो सभ्यता भी कहते हैं। तो यहीं से जो है वो आर्यों की आमद के बारे में जो है वो हमें पता चलता है। पहले हम लोग 1500 कबल मसीह से जो है वो उर्दू की तारीख जो है वो पढ़ा करते थे, क्योंकि आपको मशहूर एक माहिर लिसानियात है, नाम आप वाकिफ होंगे, जिनका नाम है मसूद हुसैन खान। उनकी एक किताब है बड़ी मशहूर, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, 1948 में जो है वो शाये हुई, जिसको उनका इंतसाब या जिसका डेडिकेशन उन्होंने आल अहमद सुरूर को जो है वो किया है। तो यहीं पर उसी किताब में लिखा है उन्होंने कि 1500 कबल मसीह के आसपास आर्यों की आमद हिंदुस्तान में हुई है, या 1500 कबल मसीह के आसपास आर्यों की आमद को करार दिया गया है। ये मसूद हुसैन खान का कौल है, उनकी किताब मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में, जो उनका पीएचडी का भी मकाला है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग तारीख या जो मौरखीन है उनके बारे में बात करें तो उन्होंने भी इसी को माना था। लेकिन 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और रखलदास बैनर्जी ने जो है वो सिंधु सभ्यता की खोज की, तब से जो है वो हम लोग तारीख को पीछे से पढ़ते हैं। तो यहीं पर आ जाता है आर्यों की आमद कब और कैसे हुई। तो इसी के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ, हिस्ट्री वाले पोर्शन से आप लोग जो है वो रिलेट कर पाएंगे। 1500 ईस्वी के आसपास जो है वो यहाँ पर एक नई डायनेस्टी शुरू होती है, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, और वहीं पर ये जो है वो आर्यों की आमद हुई है। लेकिन आर्यों की आमद से कबल, यानी कि पहले या बिफोर, हमारे मुल्क में जो है वो सिंधु सभ्यता थी, जिसका आगाज 1500 ईसा पूर्व या 1500 बीसी में हुआ था, और उसका जो अंजाम है या उसका जो पतन है या वो जो खत्म हुई डायनेस्टी, वो ही 1750 ईसा पूर्व में, यानी कि 2500 से लेके और 1750 तक का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु सभ्यता का जो है वो टाइम माना जाता है, जिसमें आपने कालीबंगा सुना होगा, मोहनजोदाड़ो सुना होगा, हड़प्पा सुना होगा। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे हैं जो अलग अलग इलाके से मिलकर जो है वो बनती हैं। तो यहाँ पर जो है वो उन सभ्यता को खोज की और उनके बारे में जो है वो लोगों ने जाना। C14 जिसे हम लोग रेडियो कार्बन के नाम से जानते हैं, उसी टेक्निक से जो है वो इसका क्या हुआ पता चला गया, और उसी के बाद जो है वो सारी चीजें क्या हुई लोगों के सामने आई। हालांकि वो हमारा पार्ट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको हिस्ट्री के मुतालिक समझाने की कोशिश की है कि कैसे आर्य हैं। उससे पहले, आर्यों से पहले हमारे मुल्क में जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग थे। आपने एक फिल्म देखी होगी जो ऋतिक रोशन साहब की है, और उसको जो है वो आशुतोष गोवारिकर ने बनाया, मोहनजोदारो। उसमें जो है वो सारी चीजें जो है वो दिखाई गई हैं। आप हिस्ट्री के चैनल पर भी जाकर जो है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो 1750 में जब ये डायनेस्टी खत्म हो गई सिंधु सभ्यता, इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कोई बताता है कि इसको बाढ़ ने खत्म किया, कोई कहते हैं कि भुखमरी आई, कोई कहता है अकाल आया, कोई कहता है कि जलजला आया यानी कि भूकंप आया, कोई कहता है कि लोग आपस में ही क्या हो गए, मर कट कर जो है वो खत्म हो गए। ये अलग अलग लोगों की राय है। तो जब 1750 में डायनेस्टी खत्म हो गई तो 1500 में ही जो यहाँ पर किसकी आमद हुई, आर्यों की।
और आर्य कहाँ से आए? आर्य आए हमारे यहाँ पर वुस्टर एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से, जिसे हम लोग मध्य एशिया के नाम से जानते हैं, वहां से लोग जो है वो आए। इसके बाद में भी जो है वो अलग अलग थ्योरीज हैं, सारी थ्योरीज को हम लोग जो है वो कनेक्ट करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मध्य एशिया में तलाश करना चाहिए, ये नसीरुद्दीन अहमद, सॉरी मसूद हुसैन खान, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे मसूद हुसैन खान ने जो है वो अपनी किताब तारीख ज़बान उर्दू में जो है वो कहा है कि आर्यों का वतन जो है वो मध्य एशिया है। कोई तिब्बत बताता है, आपने एक राइटर का नाम सुना होगा मजूमदार, बहुत मशहूर है। इसके अलावा एडम स्मिथ का भी नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। इन्होंने जो है वो अपनी अलग अलग राय जो है पेश की। अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने जो है वो आर्यों की आमद जो है वो कहां से बताई है? तिब्बत से बताई है। अब ये आर्य कौन थे? आर्य जो है वो एक कौम थी, या कह सकते हैं एक कबीला था, जो हिंदुस्तान में बाहर से आया और यहाँ पर जाकर उन्होंने जो हिंदुस्तान के अनार्य थे उनके बीच क्या हुई? एक जंग हुई जिसमें आर्य जीत गए। आर्यों का जो मीनिंग है, आर्यों का जो मतलब है वो होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे आला। तो वो मजबूत थे शरीर से भी और अकल से भी, और उनकी कूटनीति जो है वो लाजवाब थी। तो इसलिए आर्य और अनार्यों के दरमियान जंग हुई जिसमें अनार्य हार गए और आर्य जीत गए। तो आर्य जो जीत गए वो ऊपर रहे और जो हार गए वो नीचे की तरफ चले गए, यानी कि साउथ की तरफ, जिसे हम लोग द्राविड़ लोग भी कहते हैं। और इसीलिए हम लोग उसे साउथ इंडिया के नाम से भी जो है वो जानते हैं, क्योंकि उसकी जो पहचान है वो रंग रूप से हुई। आपने देखा होगा जो साउथ के लोग हैं वो थोड़े से रंग में सांवले होते हैं, काले होते हैं, और हमारे जो ऊपर के लोग होते हैं उनकी त्वचा में, उनकी स्किन में जो है वो एक अलग तरह का क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो है वो अलग अलग माहिरीन की क्या है, अलग अलग थ्योरीज हैं जो उन्होंने अपनी किताबों में दी है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि आर्यों की आमद जो है मध्य एशिया से हुई है। ये बात जो है वो मसूद हुसैन खान ने भी जो है वो मानी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्य हिंद यूरोपीय जबान बोलते थे जो मशरिकी और मगरबी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। यह बात कही है मसूद हुसैन खान ने, जो मैंने आपको ये बताई। कहां से हुई है? मध्य एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से। मुकदमा तारीख जबान उर्दू 1948 में जो है वो आया है। इसके अलावा माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका के दौर को 3 इदवार में तकसीम किया है, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है जिसे हम लोग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, या हम लोग हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख भी कहते हैं, उसको माहिर लिसानियात ने 3 इदवार में तकसीम किया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ता हिंद आर्याई, और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। तो ये तीनों दौर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहीं से जो है वो उर्दू की तारीख का जो है वो आगाज होता है। हालांकि आगाज के लिए मैंने जो आपको सारी चीजें बताई हैं वो आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। और रही बात कोई डाउट की, कोई क्वेरीज की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।